यह एक 54 साल की ऐसी महिला का केस है जो नियमित रूप से मेरे YouTube चैनल पर मेरे वीडियो देखती है और वहाँ से बहुत कुछ सीखती है। परंतु जब ये अपनी बीमारी से घिरी, परेशानी में घिरी, तो इसने मेरी मदद लेनी चाहिए, तो इसलिए इसने टेलीफोन मुझको किया ताकि मैं उसके लिए मार्गदर्शन करूं और कोई अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकूं। तो यहाँ जो मैं अब उसकी आवाज़ इस वीडियो में डालूँगा, तो उनकी परमिशन से ये काम हो रहा है। अब आगे आप उन्हीं महिला की आवाज़ को सुनेंगे। ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप दर्शकों के पास रोगी की हूबहू आवाज़ पहुँच जाए और आप समझ सकें कि हम कैसे रूब्रिक को, किस आवाज़ को, किस एक्सप्रेशन को कैसे रूब्रिक में हम लोग बदलते हैं। हेलो। हाँ हाँ, सर, प्रणाम। प्रणाम। बताइए क्या कह रहे थे अभी आप? सर, आपको बताया था कि को मेरे हस्बैंड अभी एक्सपायर किए हैं। अच्छा। और उसके बाद से अंदर से बहुत ज़्यादा जैसे एक तूफान सा चल रहा है, बहुत तेज चिल्ला के रोने का मन कर रहा है। अच्छा। और एक अजीब सा गुस्सा चल रहा है दिमाग के अंदर में। और जैसे मैं किसी से बदला लेने के लिए एकदम अपने आप को वो बार बार तैयार करती हूँ, फिर समझाती हूँ। ये तो चल ही रहा है, ये दिमाग में बहुत उलझन सी चल रही है। दूसरा, इधर में मेरे पैरों में एक स्वेलिंग सी मुझे दिख रही है। हाँ हाँ। वो भारी इतना लग रहा है, जैसे थोड़ी देर चैम्बर में बैठती हूँ 2 घंटे 3 घंटे, तो उसमें पैर एकदम भारी लगता है, पैर में स्वेलिंग लगती है। हाँ। बाएं पैर में घुटने के नीचे खुजली बहुत तेज हो रही है, तो थोड़ा सा वो दाना दाना जैसा दिख रहा है। लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं समझ में आ रहा। लग तो रहा है कि हाँ मैं कर लूँगी। जब मैं सुनती हूँ आपको तो लगता है कि हाँ मैं जल्दी से सीख पाऊंगी, और जब जैसे ही मैं दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करती हूँ तो जैसे लगता है मेरे सारे फ्यूज उड़ गए हैं, समझ में ही नहीं आता है, सर भारी हो जाता है और बहुत तेज चिल्ला करके रोने का मन करता है, जैसे कि अगर मैं चीख के चिल्लाऊं और कोई पहाड़ है वो फूट जाए और उसके अंदर से कुछ निकले और मैं शांत हो जाऊंगी। मतलब आपके मन में ऐसा लगता है कि पहाड़ से आएगी? हाँ, कि सामने एक पहाड़ के सामने मैं इतना तेज चिल्ला करके एक बार रोऊं, अपने अंदर का सारा फ्रस्ट्रेशन निकालूं, जितने सवाल हैं मेरे दिमाग में इस 35 इयर्स के मेरे मैरिज लाइफ के, उन सबको लेकर के मैं अपने सारे इन लॉज को बैठा करके पूछूं कि मैंने ये इतना किया, तुम लोगों ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, तो मतलब ऐसे विचारधारा। अच्छा, चलो आगे बताओ जो भी। हाँ, ऐसे मतलब कि इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं कहीं भी एक जगह जैसे ढूंढने के लिए सोचती हूँ कि मैं कहीं एक जगह चली जाऊँ और वहाँ बैठ के रहूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी से जाके कहूँ कि मेरी हेल्प करो तुम लोग। हाँ। मुझे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, मुझे मेरी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, मेरी कौन मदद करेगा। फिर मुझे लगता है नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं अब तक तो अपने बच्चों को संभाल के इतना बड़ा किया तो मैं कर सकती हूँ। यही सब देखते देखते फिर मैंने आपको यानी एक बच्चा आया था, वो उसने मुझसे कहा कि आंटी आप बिहार में उसके फादर रहते। उसने कहा कि आंटी आप कुछ मत करो, कोई किताब मत पढ़ो, आप सिर्फ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता को आप सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उससे भी यही कहा, तुम उसके फादर सर माइंड पे काम करते हैं। हाँ हाँ, तो उसकी बहन है। तो वो यही बार बार उसने मुझसे यही कहा कि आंटी आप ये थोड़ा हेल्दी सा है ना वो, लंबा सा। हाँ, लंबा सा दुबला पतला छोटा सा बच्चा है। अच्छा अच्छा, चलो खैर कोई नहीं, ठीक है। तो वो जब बोल के गया, तो अब जैसे आपने मुझे आज भी दोपहर को उस समय कहा था कि वो डाउनलोड कर दो, वो वर्ड फिर मैं भूल गई। अच्छा चलो, टेलीग्राम कहते हैं उसको। हाँ, अब दिमाग में रहेगा, अब मैं लिख ही लेती हूँ सर। हाँ, अभी कर लेना उसको। हाँ ठीक है, मैं अभी कर लेती हूँ टेलीग्राम सर। ठीक है। और आपको सुनती हूँ तो सर एक बार लगता है कि नहीं मैं सब कुछ कर पाऊंगी, फिर उसके बाद में लगता है कि मैं पाओगी, एकदम नहीं कर पाओगी, ये बहुत मुश्किल होता है सुनने में। हाँ सर। लगता है
पर इसको हमें बहुत 40 साल के बाद धीरे धीरे हम स्टेज पे पहुंचे हैं। तो अभी आप 2-4 साल तो लगेंगे ना आपको, धीरे धीरे आप रिफाइंड होते जाओगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई का तो हाथ में लेते ही जैसे लगता है कि एकदम दिमाग का फ्यूज उड़ गया, अब मेरा समझना ही बंद हो गया। उसी वक्त मुझे वो टेबल को सजाने का दिमाग करेगा, उसी वक्त मैं सोचूं कि मैं आपको भी सुन रही हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी जवाब दे दूं। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती हूँ और अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट तो ये करती हूँ कि मुझे सब पता है, मेरे जितना कोई सियाना आदमी नहीं है। अच्छा। आपकी उम्र तो फिर 55-60 के आसपास होगी अभी। हाँ सर, मैं 54 की हूँ। हाँ, ठीक है। तो बच्चे नहीं है आपके? बच्चे 3 हैं सर। बड़ी बेटी की मैंने शादी कर दी, वो ऑस्ट्रेलिया में है अभी, उसके पास में जॉब नहीं है, 1 साल हुआ उसकी शादी हुए। हाँ, छोटी वाली बेटी पीएचडी आईआईटी मुंबई से कर रही थी साइको में, हाँ, हाँ, मैकेनिकल साइकोलॉजी में। उसकी पढ़ाई अभी छूट गई, उसका प्रोफेसर उसको पीएचडी नहीं कराया, 4 साल उसके बर्बाद हो गए। अब वो मेरे पास आ गई है एमफिल की डिग्री लेकर के। अच्छा। बेटा मेरा सबसे छोटा है, वो अभी गल्फ ऑयल इंडिया कंपनी में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, इसी 3 जून को उसकी ज्वाइनिंग हुई है। तो इन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे, उसकी जॉब कैसे होगी, इसका कैसे होगा। इसका फादर इन लोगों को, हमें सबको एकदम बीच में ऐसे ही छोड़ के चला गया। हाँ, कुछ मनी सेफ नहीं है, कोई घर नहीं है। ये इस होम्योपैथिक क्लिनिक से मैं कैसे इन तीनों को संभालूंगी, क्या करूंगी। हाँ। नहीं, एक की तो शादी होगी ना। ये सारी चीजें समझ में भी आती है कि ठीक है, ये है मेरा लॉ ऑफ कर्मा है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है, मुझे इसी पैसे में ही करके आगे बढ़ना है। फिर डर लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगी। बीच में मैं शुरुआती दौर में तो मैं क्लासिकल होम्योपैथी से ही कर रही थी। तो वही जो आज आपने अर्जेंटम नाइट्रिकम में कहा कि तुक्का मारते हैं अपन लोग। नहीं मारते। हाँ, जैसे कि जो लोग कहते हैं कि अगर होम्योपैथी दवा लग गई तो फिर तो बस। हाँ, तो वो उस हिसाब से ही अब तक शायद चल रहा था। उसके बाद मैं वो डॉक्टर बी साहनी की हेयर ट्रांसमिशन कर रही थी। हाँ, तुक्का ही तो मारते हैं, मारते हैं ऐसे। सही नहीं मारती तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं तो मुझे लगता है कि कई बार मैं फिर अपने आप से ही पूछती हूँ कि शायद ये वाला मरीज तो मेरा तुक्का मारने से ठीक हुआ क्या, मुझे पता नहीं। मैं तो सिम्टम्स सारे मिला के ही कर रही थी। ज़्यादातर मरीज सही नहीं होते ना, कमी तो सही होते हैं। हाँ, कभी सही होते हैं। तो कमी तो फिर तुक्का ही तो हुआ। लेकिन वो जो सही होते हैं सर, उसके बाद में जैसे अगर मैं अपने आप को ही चेक करने लगती हूँ कि ये ठीक हुआ है, तो मेरे किस सिम्टम्स के आधार पे और किस मेडिसिन के, मतलब किस प्रोसेस से ठीक हुए, ये मैं अपने आप को नहीं जज कर पाती हूँ। हाँ, नहीं तो तुक्का हुआ ना, वो तो लग गया। जो थोड़ा सा मैं आता था, थोड़ा समझ गया। हाँ, चलो उसे छोड़ो। खैर, अभी आप जो भी है, अभी आप ये क्यों कह रहे हो कि इतनी उम्र में बीच में छोड़ के चला गया? चला गया का मतलब क्या, आपको नाराजगी थी हस्बैंड से? नाराजगी इसलिए थी कि जब वो थे और मैं उनको समझाती थी कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, आप इस ढंग से इतना रूटीन में अल्कोहल लेंगे आपको नुकसान होगा। एक भगवान का एग्जाम मत लो, उसका ध्यान रखो। वो आपको इतना जब लाइफ दिया है तो उसको एंजॉय करो, उसको ठीक से रहो। हाँ। आप भगवान का एग्जाम मत लो, मैं बार बार यही कहती थी। और लास्ट टाइम जाते वक्त उन्होंने कहा कि कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे ठीक कर दे। मैं डॉक्टर साहब का कहना नहीं मानता था, इसलिए मेरे साथ आज ये दिक्कत हो रही है। हाँ, मुझे कोई बचा लो। हाँ, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल जब लेके गई तो वहाँ पे बेड पे लेटाते ही उनको साइलेंट हार्ट अटैक आया और वो चले गए। हाँ। और जिस इन-लॉज की तरफ से भी आप कह रहे हैं, बड़ा पूछना चाहते हाँ, हैं। वो सारे, मतलब इनका ओन ब्रदर जो कि यहाँ आया नहीं, और वो उस समय फ़ोन करके मुझसे पूछ रहा है कि आप अगर हमारा प्रोटेक्शन लें तो हम आए, क्योंकि वो यहाँ से कुछ गलत काम करके चला गया था, लोगों के पैसे मार करके। अच्छा। तो फिर ये सारी बातें जब वो ऐसे वक्त पे वो लोग इस ढंग के मुझसे सवाल कर रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे,
तो वो अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा एक अजीब सा गुस्सा आ गया, जैसे आपसे बात करते करते भी मेरा वॉल्यूम एक तेज सा होने लग जाता है। हाँ हाँ। मैं जैसे कुछ क्लियर करना चाह रही हूँ, मैं किसी के सामने कुछ बताना चाह रही हूँ कि नहीं ये लोग इस ढंग से क्यों कर रहे हैं। मैं जीना चाह रही हूँ, मैं अपने ढंग से अपनी पैसे के साथ में स्ट्रगल करके मैं काम करके आगे बढ़ना चाह रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन मेरा वो पता नहीं क्या है, कंसंट्रेशन मेरे जगह पे नहीं आ पाता है। हाँ। और अभी इधर में ये 2-3 दिन से देख रही हूँ कि पैरों में भी स्वेलिंग अच्छी आ जाती है, शाम होते होते पूरा पैर एकदम स्वेल्ड हो जाता है नीचे से। मतलब अभी आप क्या चाहती है? सब इतनी सारी बातें तो आपने बताई हैं। आप मैं चाहती हूँ सर कि मेरा कंसंट्रेशन मेरी पढ़ाई में लगे, और एक बार सर मैं चिल्ला करके किसी पहाड़ के सामने जोर से रो दूं और वो पहाड़ फट जाए, शायद मेरे अंदर से वो सब कुछ निकल जाए। मुझे नहीं चाहिए वो इतनी सारी गंदी बातें मेरे दिमाग में जो मुझे बार बार परेशान करती। मैं नंबर लोगों का ढूंढती, मैं सोचती उन लोगों से बात करूँ और उनको कहूँ कि देखो तुम लोग कितना बुरा मेरा चाह रहे थे, ये इतना सब कुछ तो हो गया मेरे साथ, हाँ अब मुझे छोड़ दो, अब कोई मुझसे तुम लोग बात मत करो। हाँ। अच्छा। मुझे लगता है कि शायद हम लोग सोसाइटी में रहते तो हमें चिल्ला के रोने का कोई राइट नहीं, तो मुझे लगता है हाँ। अच्छा। बहुत तेज एकदम चीख मार के चिल्लाने का मेरा मन करता है। मतलब जब पहाड़ से मतलब तुम्हारा क्या है? कहीं अलग जाके चिल्लाऊं मैं? हाँ, कहीं ऐसी जगह चिल्लाऊं कि मुझे ये ख्याल रहता है कि सोसाइटी के बीच में इस ढंग से आप नहीं करो। अच्छा, वो रेस्ट्रिक्शन दिमाग में है। हाँ, क्योंकि जिस वक्त हॉस्पिटल में भी इनका डेथ हुआ, हाँ दैट टाइम आई वाज एकदम मैं साइलेंट हो गई कि, और उस समय दिमाग में वो कैलकुलेशन चलने लग गया कि अब इनको घर लेके जाना है, मुझे ऊपर नहीं ले जा सकते बॉडी, क्योंकि सोसाइटी में बॉडी ऊपर लेके जाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए नीचे इनको लेटाना होगा, क्योंकि लिफ्ट से ले जाना फिर वैसे में लेके आना दिक्कत होगा, जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक इनका आगे का कार्यक्रम नहीं होगा। तो आई वॉज साइलेंट, मुझे समझ में नहीं आया। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम रो क्यों नहीं रही हो, तुम्हारा हस्बैंड चला गया, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे सबको यही कह रही थी कि आप लोग सबको ही पानी पियो, गर्मी का टाइम है, अपना अपना ख्याल रखो, और बच्चे अगर आ जाए तो उसके बाद में मैं उनके फादर को उनके हैंड ओवर कर दूं, तो वो मुझसे कोई सवाल करेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। हाँ। मतलब अब आप शांति चाहती हो, ये सब निकल जाए, या बदला लेना चाहती हो इनसे? हाँ, बदला क्या मतलब, अब मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ। उनके दिमाग में वो लोगों का जो छोटा छोटा फायर बैग्स आ रहा है, उनको जवाब दे के रोक दो कि भाई आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, सब कुछ हो गया। एक परिवार में जो घरेलू परिवार के बीच में जो किचिर किचिर औरतें मचाती है, मुझे ये सब नहीं पसंद है सर। मैं शांति से अपना काम करना चाह रही हूँ, मुझे अब कर लेने दो। मैंने इतने साल आप लोगों की पूरी फैमिली को दे दिया, अब नहीं चाहिए मुझे। आपने दवाइयाँ नहीं खाई हैं कुछ भी? बस बच्चों को उस समय दिया था सर, इग्नेशिया दिया था जब उस 10 दिनों के बीच में, तब शायद एक बार एक खुराक मैंने भी खाई थी। हाँ, आपने इग्नेशिया खाई थी ना, मतलब उसके बाद नहीं खाई है आपने? नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। वो नहीं, इग्नेशिया से तो नहीं हुआ होगा कुछ भी आपको? हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने बच्चों में तो हल्का सा देखा था चेंज, लेकिन मेरे में तो कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि मैं तो अंदर अभी भी वही एकदम जैसे लगता कि कुछ चल ही रहा है। हाँ हाँ, अभी साहब सर वो ये या तो ये फट जाएगा सर मेरा। हाँ। अच्छा, ऐसे करो, चलो अभी जी। आप कहाँ पर हो, घर में हो, क्लिनिक में? नहीं, मैं अभी क्लिनिक में हूँ सर। क्लिनिक में ही होगी। अभी आप पहले CPR 200 की एक डोज खाओ। जी। ठीक है, फिर मुझको भी 10 मिनट के आप फोन करूँगा। 10 मिनट बाद फोन करूँ फिर? हाँ, अभी CPR खा के 10 मिनट बाद। ठीक है सर। पर अभी खा लेना तुरंत ही। नहीं, बस मैं तुरंत ही खा रही हूँ सर। हाँ, फिर 10 मिनट बाद बात करते हैं।
जी सर, ओके सर। इस महिला का केस लेने के बाद तुरंत ही मैंने मेडिसिन का सिलेक्शन कर लिया और उसको मेडिसिन खाने के लिए कहा गया और फॉलो अप के लिए भी कहा कि 10 मिनट के बाद मुझको फॉलो अप दें ताकि मैं जान सकूं कि मेरी दवाई ठीक है उसका। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन सही होता है, लेकिन कोई भी ह्यूमन बीइंग 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो इसलिए मैंने इसको कहा कि 10 मिनट के बाद, यानी दवाई खाने के 10 मिनट के बाद मुझको फ़ोन करके बताए कि दवाई का उसके ऊपर क्या असर रहा। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छे आज्ञाकारी जैसे बच्चा होता है उसका पालन करते हुए मुझको 10 मिनट के बाद फ़ोन कर अपना हालचाल बताया। अब मैं आगे की आवाज़ उन्हीं की सुना रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि 10 मिनट में इसकी महिला की मानसिक स्थिति कितनी बदल गई, यानी कि होम्योपैथी कितना तेज़ी से असर करती है। पर इलाज चलता रहता है ताकि उसके अंदर की हेल्थ सुधर सके। प्रभाव जल्दी आता है पर इलाज सालों चलता है। हाँ, अभी आपका मन कैसा लग रहा है? थोड़ा सा ठीक लग रहा है सर, थोड़ा शांत हो गया। तुरंत एक बार रोई, हल्का सा रोई, उसके बाद में चुप हो गई। फिर वो बेटी पास में बैठी हुई है, हाँ, तो वो अभी लैपटॉप चालू करके मेरे को बताने के लिए हो रही थी। हाँ, तो फिर मैं उसको बोली कि अभी सर ने जो वर्ड बोला था वो मैं फिर भूल गई हूँ, जो ऐप मुझे डाउनलोड करने बोले थे। तो अब मैं पूछने में सर से घबरा रही हूँ, तुम पूछ दो। तो उसने कहा नहीं, आपके सर हैं, आप पूछिए, आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा। टेलीग्राम, TELEGRAM, ठीक है। गूगल प्ले पे जाओ, हाँ, और वहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, मैसेज कर दो टेलीग्राम। ठीक है, अभी ये कर लेना यार, गूगल प्ले पे मिलेगा ये। ठीक है सर। ठीक है, एक तो ये हो गया। हाँ। पर अभी उतना चीखने चिल्लाने वाला दिमाग तुम्हारा भी आ रहा है ना? नहीं आ रहा? नहीं, मन नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ मैं बहुत तेज चीखूं चिल्लाऊं या किसी से ऐसा। मतलब अचानक से अभी मुझे ये फील हुआ कि कुछ ऐसे जैसे शट डाउन टाइप का नहीं हो जाता है सर? हाँ, दिमाग शट डाउन हो गया ना? हाँ, शट डाउन टाइप का। जैसे एक शट डाउन होता है जिसमें अंदर में फिर भी बेचैनी चलती है, ये शट डाउन जो हुआ है ना सर, इसमें थोड़ा सा ना पीस टाइप का, जैसे अपन मेडिटेशन करते हैं ना। हाँ हाँ, तो यही तो होम्योपैथिक असर है ना, वो असर हो गया ना दवाई का। तो दवाई पूरी तरह से ठीक है ये। तो जैसे नहीं, मेडिटेशन में जैसे अभी अगर मैं आंख बंद कर लूँ तो मैं बिना ओम बोले भी मैं मेडिटेशन में जा सकती हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं अभी भी मेडिटेशन कर सकती हूँ। मेडिटेशन कर सकते, पहले नहीं लगता था ऐसे? नहीं, सुबह भी की थी। मतलब इधर मैं कुछ दिनों से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद में भी जो वो एकदम, जो मैंने सिम्टम्स कहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे वो पहाड़ है और मेरे दिमाग में या मेरे सामने कोई पहाड़ को मैं विजुलाइज करके उसके सामने चिल्ला करके इतनी तेज चिल्लाऊं कि वो फट जाए और उसमें से अगर जवाब मिलना हो तो जवाब मिल जाए, या मैं शांत होती हूँ तो शांत हो जाऊं। लेकिन आई वॉन्ट टू कूल माई सेल्फ। मेरे को शट डाउन करना था अपने इस, क्या बोलोगे, एंगरनेस को, या जैसे फीलिंग को। हाँ, तो अभी वो शांत हो गया ना? हाँ, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे चिल्लाना चाहिए या पहाड़ को फोड़ना चाहिए। मतलब कीड़ा जो थी ना वो कम हो गई है दिमाग में से। हाँ, तो ये दवाई ठीक है, इसका मतलब अब आपको पता लग गया ना दवाई कैसे फास्ट करती है काम। हाँ, तो वो तो आप इतनी तेजी से कहाँ से सिम्टम्स, कौन सा कैसे मिला है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, नहीं समझने की बात नहीं कर रहा, पर वैसे तो आपको समझ आ जाए ना कि कितना फास्ट करती है। हाँ, है ना? मुझे सर एक काबिल डॉक्टर बनना है, ये मुझे बार बार अंदर से आवाज आती है, लेकिन मैं ठीक है, बनना तो है, उसके लिए अभी आप शुरू करो ना, तो पहले वीडियो देखते रहो। हाँ, और दूसरा उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसमें ऐसे नहीं होता कि आप ओवरनाइट काबिल बन जाओगी, नहीं वो तो काम है। जी सर, तो धीरे धीरे हो जाए, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट सर आपको कब रिपोर्ट करूं अपने लिए? देखो, अभी एक हमारा जो सिस्टम है, जैसे अब हम तो आपको फीस स्ट्रक्चर आपने देखा होगा मेरा, जी जी उसमें तो हम हर कॉल के पैसे लेते हैं, जी जी। ठीक है। हम्म। और जैसे मतलब आप अब पता नहीं कितने दिन आपका ट्रीटमेंट चलेगा, कैसे चलेगा, तो उसका 6 मंथ का पैकेज है। उसमें उसमें जितनी मर्जी बार आप कॉल कर सकती हो मुझको, मतलब ये नहीं कि 24 घंटे, मतलब जब हाँ भी हाँ, आपको जब जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट हुई। हाँ रिक्वायरमेंट होती है तो उसको कॉल कर सकती हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जी। उसमें ये 2,000 हम एडजस्ट करते हैं, हम्म। मतलब फिर 8,000 ही देने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा। या जी फिर वही है कि जब भी मेरे से बात करोगी, जैसे अभी तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए ये फ़ोन आपका करवाया है आपसे, तो जी। ताकि मुझे श्योरिटी हो जाए कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन सही है या गलत है। हम्म। तो अभी मेरे को कंफर्मेशन हो गया कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन सही है। जी तो अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कैसे चलना चाहते हो। मुझको जब भी सेकंड कॉल करोगी ना, आप कल जी। करो, 2 दिन में करो, 10 दिन में करो, मतलब ये आपकी नीड पे है। हम्म। तो उस समय पहले पेमेंट करनी पड़ेगी आपको 500, जी सर। ठीक है। वो मैं ये नहीं कहता कि आपको कल करनी है, 10 दिन बाद करनी है, क्योंकि पेशेंट की नीड कब कहाँ होती है कुछ नहीं पता लगता है। जी सर। वो तुरंत भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है, और हो सकता है 10-15 दिन उसको जरूरत ना लगे अपनी बॉडी की। हम्म। तो ये आपकी अपनी नीड पे है, जिस दिन जरूरत लगेगी आप उस दिन करना मुझसे बात। ठीक है सर। पर वो करना पेमेंट करने के बाद ही है। तो उसमें आप जी डिसाइड सर, कर जी सर। लेना कि भाई मेरे को पर कॉल वाला रखना है या पैकेज वाला रखना है, ठीक है। मतलब वो आप मेरा काम बताना होता है ना, हाँ नहीं, मैं समझ गई सर। सिस्टम को समझाना होता है। हाँ नहीं, मैं समझ गई सर। हाँ, ओके सर। चलो ठीक है, आप हाँ देख लेना, अभी आपकी मेडिसिन ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट सर। तो आपने देखा कि किस तरह कितनी जल्दी से इसके मानसिक जो उथल पुथल परेशानियां थीं वो ऐसी शांत हो गई जैसे कि आग पर पानी डाल दिया गया हो, जैसे कि ये एक ध्यान की अवस्था में स्थित हो गई है। तो ये होम्योपैथी का कमाल है। तो मैं अभी आपको वो रूब्रिक बताता हूँ जो मैंने केस लेते समय अपने मन में डिसाइड किए थे। हालांकि मैं कंप्यूटर पे रिपर्टराइज नहीं करता हूँ, ये सब मैं अपनी मेमोरी के सहारे ही चलता हूँ। यानी टोटल मरीज़ की जो फील है, वो जो जिस तरह से बात कर रही है, जो पर्सनैलिटी है उसकी, उसको समझकर मैं दवाई का चुनाव करता हूँ। लेकिन समझाने के लिए मुझको रूब्रिक की व्याख्या भी करनी पड़ती है और रूब्रिक का सिलेक्शन भी दर्शकों को बताना होता है। इसलिए यहाँ पर मैं अब आपको वो रूब्रिक बता रहा हूँ जो मैंने केस के लिए लिए थे। Shrieking, screaming, shouting, must, feels as though she, मतलब feels as though she must shriek। दूसरा रूब्रिक है एंगर, irascibility, past events about, मतलब एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स। डेल्यूजन, इमेजिनेशन, पुअर ही इज, मतलब डेल्यूजन ही इज पुअर। चौथा है एंगर, इरेसिबिलिटी, वैक्सेशंस, थिंकिंग अबाउट फॉर्मर, मतलब एंगर वेल थिंकिंग अबाउट फॉर्मर वैक्सेशंस। ये 4 रूब्रिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए लिए गए थे और इन्हीं के बेस पर सीपिया मेडिसिन दी गई थी। जबकि दोनों अगर इन रूब्रिक्स को रिपर्टराइज करें तो हमें सीपिया और कैलकेरिया कार्ब दोनों दवाई का मिलती है, जबकि कैलकेरिया कार्ब की पर्सनैलिटी इस किस्म की नहीं होती है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। तो सीपिया ही ऐसा होता है जो परिवार के लिए बहुत कुछ करता है और फिर उधर से परिवार की तरफ से उसको उतना वापस लौट के प्यार और श्रद्धा मिलती नहीं है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में और परिवार के खिलाफ जाता है। तो यही हाल इस महिला का है। इसने 35 साल पूरी ज़िंदगी के वहाँ कर खपा दिए परिवार की सेवा में और उन्होंने उसको ये क्या दिया। आज भी मरने के बाद भी, उसके पति के मरने के बाद भी उसका कुछ हो नहीं रहा, इसलिए इसको सीपिया दी। जो रूब्रिक अभी बताए गए हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के लिए लिए गए हैं, लेकिन जब केस ठीक होने के बाद हम उस केस को बार बार सुनते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे रूब्रिक मिलते हैं
जो उस केस में होते हैं। तो इसका मतलब जब भी हम कोई केस को ठीक करते हैं तो उसको बार बार आप दोबारा सुने, बार बार सुने और उनसे रिपर्टरी में जो उस दवाई के रूब्रिक हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करें। तो इस तरह आपकी जो दवाई को पढ़ने का तरीका है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और दवाई जो भी आपने दी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगी, जिसके कारण आप उस दवाई को बाकी विभिन्न अलग अलग किस्म के रोगियों में, अलग अलग किस्म की प्रकृति के रोगियों में भी आप लगा सकोगे। रोगी चाहे कुछ भी बोल रहा हो तो तुरंत आप समझ जाओगे कि ये उस दवाई के पर्सनैलिटी से मेल खाता है। तो इसलिए मैं अब इस केस में वो रूब्रिक आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने केस के सही होने के बाद लिए हैं, आप लोगों को समझाने के लिए और खुद इस दवाई को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो ये रूब्रिक है मैं यहाँ दे रहा हूँ। आप लोगों की सुविधा के लिए इन रूब्रिक्स को मैं पढ़ रहा हूँ। एंगर, थिंकिंग अबाउट फॉर्मर वेक्सेशंस, एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स, एंगर वायलेंट, एंगर with violent gestures, anguish, feeling of anguish in the blood, anxiety about his children, anxiety about future, concentration difficult on attempting to concentrate, he has a vacant feeling, delusion, he is poor, excitement, excitable, trifles over, handle things anymore, cannot, overwhelmed by stress. This is rubric is for housewives. Hatred of persons who had offended him, shrieking unless she holds on to something, shrieking with the pain, shrieking, feels as though she must scream, shriek, weeping, tearful mood, ये जर्नल में दिया गया है। weeping, tearful mood, journal, nervous, feels so nervous she would scream unless hold on to something। ये पूरा रूब्रिक इसमें है। इस केस का जो पहला रूब्रिक हमने लिया था वो है shrieking, screaming, shouting, feels as though she must shriek। अब इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक महिला को ऐसा क्यों लगता है कि उसके लिए चीखना, बहुत जान लगाकर चीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं चीखेगी तो इसका मतलब है उसको कुछ समस्याएं आएंगी। मस्ट माने जो उसको करना ही पड़ेगा, ऐसी अंदर से एक चाहत, एक तड़फ उसके अंदर हो रही है। चीखना, ना कि खुशी के मारे चीखना। तो ये चीखना वो चीखना नहीं है, ये एक ऐसी चीख है जो इंसान को बहुत गहन पीड़ा जो उसके मन में होती है और वो कभी भी किसी को दिखा नहीं पाता है, वो पीड़ा धीरे 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 जुड़कर इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी सहन की सीमा से परे चली जाती है। अब उसके अंदर वो शक्ति नहीं रही कि उस दुख दर्द को, पीड़ा को वो अपने अंदर समा के रख सके। तो इसी कारण से उस पीड़ा को वो निकाल देना चाहता है, यानी इच्छा नहीं है निकालने की, पर उसके अंदर अब उसको अपने कंट्रोल में रखने की शक्ति भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा रोगी चाहता है कि वो इतनी जोर से चीखे ताकि सबको उसके दुखों का पता लग जाए, तो उसको एक राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर वो औरों के कारण दुखी नहीं है, केवल अपने कारण ही दुखी है किसी भी वजह से, यानी उसको बहुत अधिक पेन हो रहा है या और कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो भी उसको पेन को सहते हुए
यानी उस पेन में किसी दूसरे लोगों का हाथ नहीं है, फिर भी उसको लगता है कि इस पेन को बर्दाश्त करके उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि इसको बर्दाश्त कर सके। तो उस पीड़ा को कम करने के लिए वो चीखना चाहता है पूरी ताकत से, जोर लगाकर, लेकिन उसमें ये कॉन्शियंस बनी रहती है कि मैं अगर इस तरह से चीखूंगा तो आसपास के लोग उसको क्या समझेंगे। इसलिए वो ऐसी कोशिश करता है, ऐसी इच्छा रखता है, कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए ऐसी जगह का मिलना संभव नहीं होता। ऐसी इच्छा रखता है कि वो ऐसे सुनसान जगह में चला जाए कि जहां वो पूरी ताकत लगाकर चीख सके, और जब चीख लेगा तो उसको एक किस्म की राहत मिलेगी, जो उसकी बरसों की पीड़ा चली आ रही है उसके अंदर, या जो वर्तमान हालात के कारण जो पीड़ा उसके अंदर है, उससे एक राहत मिल जाएगी। अब आप खुद ही समझें ऐसी पीड़ा क्यों जन्म लेती है। ये आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से, समाज में देखकर आप इसको समझ सकते हैं। तो सामान्यतः ऐसी पीड़ा तब होती है कि जब हम लोगों को कुछ करते हैं, उनका भला करते हैं, अपनी एक तो खुशी से करते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों का करते हैं, या और बहुएं हैं सास ससुर का करती हैं, बुजुर्गों का करती हैं। ऐसे कोई भी रिश्ता हो सकता है उसके अंदर कि जो अपनी खुशी से वो सब करे चले जा रहे हैं, परंतु जो जिनका वो कर रहे हैं वो उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं कि ये इंसान हम लोगों के लिए अपने को मार कर भी, अपनी खुशियों को मार कर भी हमारी सेवा में हर वक्त जुटा रहता है। यानी उसको अपना इतना नहीं है जितना हमारे को वो ध्यान देता है उसकी तरफ। वो तो इसके इस एफर्ट को सामने वाले रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, एप्रिशिएट ही नहीं करते हैं कि ये कितना मेहनत करता है हम लोगों के लिए, हमसे कितना प्यार करता है, हमारी कितनी सेवा करता है। तो कभी हमें दो शब्द प्यार के इसको बोलने चाहिए। अगर ना भी बोलने चाहें तो कम से कम इसके ऊपर कुछ और बर्डन डाल के इसको और कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी वो बर्डन काम का हो सकता है, कड़वे बोल का हो सकता है, उसको नज़रअंदाज करने का हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है कि जो उसको और ज़्यादा पीड़ा पहुंचाए। तो सीपिया भी इसी किस्म की एक महिला होती है। अब महिला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे होम्योपैथिक लिटरेचर में इसको महिला नाम ही दिया गया है कि फीमेल से जोड़ा गया है सीपिया रेमेडी को, वाशर वुमेन रेमेडी इसको कहा गया। परंतु ऐसा ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, या और कोई, या कोई नर्स हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है। तो जिसमें ये सामने वाले का करके खुशी मिलती है, पर वो खुशी लेते लेते करते करते कभी तो थकेगा। तो उस थके हुई अवस्था में ये चाहता है कि सामने वाले उसको भी उसके, जब वो दुख में हो तो उसका कम से कम कुछ काम कर दें, कुछ सहानुभूति दिखा दें, या इतना ही कह दें कि भाई ये तो करते करते कितना हमारा करता है, इसलिए इसको इतनी ऐसी हालत हो गई है। तो वो उसके काम को, उसके लगन को, उसकी श्रद्धा को, उसके समर्पण को वो एप्रिशिएट कर लें तो उसी से उसकी पीड़ा कम हो जाती है। परंतु सीपिया के साथ ऐसा होता नहीं है। वो तो करते करते सारी शक्ति खपा देता है। जैसे होता है ना, डेल्यूजन एम्प्टीनेस इज, डेल्यूजन पुअर ही इज। तो वो पुअर का एहसास तभी आता है, यानी उसके अंदर कमियां हैं, पैसे की कमी नहीं है। वो पैसे से आप करोड़ों अरबों रुपया भी हो सकता है, तब भी आपके अंदर कमी का एहसास हो सकता है। और एक भिखारी भी मस्त रह सकता है, जैसे कि साधु संत मस्त रहते हैं, उनको बादशाह कहा जाता है, जबकि उनकी जेब में एक पैसा नहीं होता है। तो वो एहसास की बात है कि कब पुअर है। तो ये पुअर सीपिया शरीर से भी हो जाता है, काम करते करते, ओवर एक्सर्ट करते करते, दूसरों की सेवा करते करते।
तो इतना एग्जर्ट हो जाता है कि वो मन से भी और शरीर से भी कमज़ोर हो जाता है। तो डेल्यूजन पुअर ही इज। तो उस अवस्था में ये चाहता है कि कोई उसको अप्रिशिएट करे। डेल्यूजन अप्रिशिएटेड शी इज नॉट। तो जब ऐसा होगा तो ये पीड़ा बढ़ेगी, अप्रिसिएशन ना मिलने से पीड़ा बढ़ेगी और इस सीमा को लांघ जाएगी कि उसकी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तब ये चाहता है चीखूं और सबको बिल्कुल एक बम की तरह उड़ा दूं, ताकि सबको पता लग जाए कि मैंने तुम्हारा कितना किया, क्या किया और तुमने मेरे साथ क्या किया। आज में तुम मेरे पास 2 शब्द प्यार के भी बोल के नहीं दिखा रहे हो, तो जैसे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर नौकर की तरह काम करता रहा, गुलामों की तरह काम करता रहा। ये बहुत भयानक पीड़ा होती है जो चीख का मतलब चीखना ही नहीं होता कि उसके शब्दों में लगता है कि इसकी आत्मा रो रही है अपने कष्टों को सुना सुना कर। तो ये रुब्रिक का ऐसा मतलब होता है। एक तो ये हुआ। मैं एक ऐसा केस आपको बताने वाला हूँ पुरुष का। तो ये जो पुरुष है इसके 3 बेटियां हैं, एक पत्नी है और ये हमेशा उन्हीं के काम में लगा रहता है। मतलब इसको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे 3 बच्चे हैं, या अकेला कहाँ जाएगा, लड़की है वो काम कैसे कर सकती है, पत्नी है बुजुर्ग हो गई है, मोटी हो गई है, अभी इससे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ये ज़्यादातर काम घर के बाहर के सभी के ये खुद करता है, जबकि खुद इसके अंदर अपने क्लिनिक जाना है और भी काम धंधे पे जाना है, घर का बाहर का घरेलू काम जो महिलाओं के काम होते हैं ये सब कुछ खुद करता है। परंतु ये लोग हमेशा इसको झिड़कते रहते हैं, मतलब पत्नी और बेटियां, यानी उनका भी ये काम करता है जो इसको किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। तो ये कोई ड्यूटी समझ के नहीं करता है, पर इसको लगता है कि ये लोग बेचारे कहाँ करेंगे, मैं ही कर देता हूँ चलो। तो ये जब लेकिन फिर भी बात बात पे ये झिड़की खाता है। जरा भी कोई बात इनकी अगर इसको कहनी हो, उन्हीं के भले की कहनी हो, तो भी वो इसकी सुनते नहीं है, उल्टा इसी को कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो। तो ये ऐसा व्यक्ति एक बार इसको बहुत ही भयंकर रूप से एक फोड़ा निकल आया इसके चेहरे के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। यानी हवा का झोंका भी इसकी चीखें निकाल रहा था ये। तो इसको क्या घटना घटी थी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ ये जाना नहीं चाहता है रिश्तेदारी में, पर पत्नी जाना चाहती है और वो हर कितने ही सालों से अपनी इच्छा के विरुद्ध वो वहाँ पर पत्नी को लेकर जाता रहा। परंतु पत्नी को ये लगा, पत्नी ने कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया कि ये वहाँ जा रहा है, और हमेशा वहाँ से लड़ाई होके कुड़ के बहुत दुखी होके वापस लौटता था ये। परंतु पत्नी को अगर ये एक बार भी कहीं जाने के लिए कहे या एक छोटा सा काम भी कहे तो वो इसको सिर्फ ना ही करना है उसको, और दुनिया भर की और बातें भी इसको सुनानी होती हैं। तो ऐसा ही जब ये इस बार कहीं गया तो बहुत ही वहाँ से दुखी होके आया और ये फुंसी इसको निकल आई, बुखार बहुत तेज़ हो गया। तो अब भी लेकिन इसको कोई देखभाल करने वाला नहीं था, मतलब वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उल्टा ये कह रहे थे कि तेरे तो आदतें ख़राब हैं, तेरा दिमाग ख़राब रहता है, तेरे पागल है, ये वो, अभी जरा सी फुंसी में लेके शोर मचा रहा है वगैरह वगैरह। ये मतलब उसको अभी उम्मीद थी कि बुखार में और भयंकर फुंसी में भी वो जो भी उनके रोज़मर्रा के काम हैं वो इनको करके दे। तो ये इससे बहुत ही कष्टकारी था, जैसे इसकी आत्मा भी चीत्कार कर गई, अरे ये मैं इतना इनका करता हूँ और अभी इस हालत में मैं आ गया हूँ, और वो भी इनकी ऐसी जगह जाने पे जहाँ मैं जाना नहीं चाहता, और अब ये मेरे लिए ये ऐसे शब्द बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही अंदर से इसको लगता था कि मैं चीखूं, इनको इतना सुना दूं, गला फाड़ फाड़ के चीखूं। पर सपने भी इसको ऐसे आते थे कि बहुत बुरी तरह से चीख रहा है और रो रहा है ताकि उसकी पीड़ा निकल सके। तो इस व्यक्ति को हमने 1 डोज CPR-30 की दी, तो इसकी जो पेनफुल फुंसी थी वो 10 मिनट के अंदर ही धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा, और लगभग हफ्ते भर में जाकर वो
उनसे ठीक हुई। तो कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं होता कि सीपिया लेडीज़ में ही दी जाए। तो इसलिए जो एक लेबल लगा दिया जाता है कि सीपिया लेडीज़ की दवाई है, तो ये गलत तरीका है। अगला रूब्रिक है एंगर इरेसेबिलिटी अबाउट पास्ट इवेंट्स। इस रूब्रिक को अभी हम समझते हैं। इसका मतलब होता है कि इरेसेबिलिटी या एंगर, जो पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पास्ट इवेंट एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो कुछ विशेष महत्व हमारे जीवन में रखती हैं। जैसे किसी का बर्थडे हो गया, किसी की मैरिज हो गई, कोई और बड़ी बात हो गई जो हमको याद रहती है। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी से मित्रता हुई, कहीं पिकनिक पे गए, ऐसे कुछ लाइफ को मोल्डिंग वाली होती हैं जिसका अहम महत्व काफ़ी होता है। ऐसी घटनाओं को इवेंट्स कहते हैं। तो उनके बारे में सोचकर गुस्सा होना, आखिर ऐसा क्यों होगा? कभी भी खुशी के लिए तो कोई ऐसी घटना जिसके बाद आपके जीवन में खुशी आ जाए, उसको सोच के तो आप गुस्सा नहीं होते हो। तो फिर ऐसा किस लिए होते हो गुस्सा? तो गुस्सा होने की तभी होती है कि जब उस घटना से आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की अप्रिय चीज़ हो गई, कोई बुरी बात हो गई हो, तब आप गुस्सा करते हो। तो इस तरह सीपिया की ज़िंदगी में क्या होता है कि वो जो कुछ परिवार का उसने किया है, जिनको वो हमदर्द समझता है, उनका कर करके वो, जैसे कहते हैं डांसिंग एमुलेट, यानी परिवार का कर करके उसको बहुत मज़ा आता था। तो सीपिया की ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि इसने सबका किया होता है, बहुत ज़्यादा किया होता है। तो जो घटनाएं विशेष तौर पे इसके कारण हुई और औरों को लाभ हुआ, उनका जीवन बदला, तो ये वो घटनाएं इसको याद इसलिए रहती हैं क्योंकि इसने पूरी जान लगा के, पूरे दिल से एक खुशी खुशी उन लोगों का किया था। अपने ऊपर एक प्रेशर डाल के भी सारी रिसोर्सेज अपने सारे उस काम में लगा देता है। ये शक्ति, तन मन धन जैसे समर्पित कर देता है ये। तो अब जब इसका मौका आता है तो वो लोग ये इसको रेसिप्रोकेट करते नहीं है, यानी जितना इसने किया उतना या उससे कुछ कम, या जो इसकी अब नीड आ गई है उसको वो लोग जिसकी तरफ ध्यान उतना नहीं देते हैं। तब इसको दुख होता है, फिर ये याद करता है कि अरे मैंने इनका इतना किया, मैंने वो किया, पर ये किसी से कहता नहीं है। एंगर तो आता है, ये नहीं कि उनको ये बात बात पे सुनाता है, सुनाता नहीं है ये खुद अपने मन में इन बातों को याद कर करके गुस्सा होता रहता है, खीज चढ़ती रहती है। और जिसी सीधी बात है, जब आपके मन में पुरानी बातों को सोच सोच के खीज चढ़ती रहेगी, गुस्सा चढ़ता रहेगा, तो जिन लोगों से वो कनेक्टेड है बात, जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है, उन लोगों के प्रति इसके दिल में एक गलत भावना, नफरत कहो या उनसे दूरी कहो, वो बनना शुरू हो जाती है। तो ऐसी ही हालात में धीरे धीरे सीपिया का मन अपने परिवार से, अपने चाहने वालों से, जिनका ये आज तक करता रहा, उनसे खट्टा होने लगता है। और तभी सीपिया को कहा जाता है, फिर धीरे धीरे ये उनका काम करना छोड़ देता है। और जब वो दुखी भी हो रहे होते हैं तब भी ये उनको देखता रहता है, पर ये उनके दुख में ये खुद भी दुखी होता रहता है। तो इसको कहते हैं इनडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज्ड। जैसे इनडिफरेंस का मतलब है कि जो घटना घट रही है उधर की तरफ ये इसका पूरा ध्यान है, पर अभी उधर उस पर एक्शन नहीं ले रहा है ये। जैसे कि उधर इसने देखा नहीं, नज़रअंदाज को साइड में रखा हुआ है, दूसरे काम की तरफ ज़्यादा लगा हुआ है। तो इसके लिए वो उन लोगों की रिएक्शन देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि उनका उस वक्त के लिए काम कर देना। तो इसलिए इनडिफरेंस हुआ। लाइज माने लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ व्यक्ति नॉर्मली इनर्ट होता है, वो उससे काम नहीं कर रहा होता। वो आईज क्लोज्ड, आंख बंद करके, यानी आंख बंद करने के बाद हमें आसपास की घटना में क्या हो रही है क्या नहीं हो रही ये प्रॉपर बारीकी से दिखता नहीं है, यानी उसको हम महसूस पूरी तरह से नहीं कर सकते। जितना भी साउंड के थ्रू पता लग रहा होगा उतना यह कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कुछ हो रहा होगा। तो इसीलिए कि जो वो क्या फील कर रहे होंगे अपोजिट लोग, घर वाले लोग,
जब ये उनकी तरफ काम नहीं कर रहा होता दुखे होते हुए, तो इसलिए उसको ये महसूस नहीं कर पा रहा। मतलब पूरी तरह से इसको मालूम तो है कि वो ये हो रहा है, तो पर जो पूरा ध्यान दे के उन लोगों के रिएक्शन को देख सके वो ये नहीं कर रहा है। तो करेगा तो फिर उसको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं इंडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज। तो धीरे 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 ये रिएक्शंस बढ़ती है, फिर बाद में यही चीज़ें और ज़्यादा जितनी कठोरता इसके अंदर आती चली जाती है, तभी ये फिर अवर्जन टू फैमिली, अवर्जन टू लव्ड वन, अवर्जन टू हस्बैंड, तो ये वहाँ तक चला जाता है। पर कभी भी ये नफरत की अवस्था तक नहीं जाता है। सेपिया कभी भी अपने परिवार या जो भी लोग हैं जिनके साथ ये करता रहा है, जिनका, उनसे नफरत नहीं करता है। नफरत इसके स्वभाव में नहीं होती है, क्योंकि ये उन लोगों को चाहता है। कितनी भी कड़वाहट बनी रहे, पर उनकी जरा सी परेशानी देखने के बाद भी, जैसे कहते हैं, ये कबर में से निकल के भी उनका काम करना चालू कर देगा। तो अब उनका काम करने से खुद को रोकना इसके लिए तभी पॉसिबल होता है कि जब इसके अंदर बिल्कुल सामर्थ्य बचाई ना हो। तो जब ये सामर्थ्य नहीं होता, उसी अवस्था में इसको कहते हैं डेल्यूजन, पुअर ही इज। कोई सामर्थ्य नहीं है, चाहे पैसे से ना हो, चाहे शक्ति से ना हो, जैसे एम्प्टीनेस, सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस, ये ऐसे रूब्रिक हमारी रिपर्टरी के अंदर दिए गए हैं सीपिया के केस के अंदर। नेक्स्ट रूब्रिक है डेल्यूजन, पुअर ही इज। तो इसका मतलब होता है कि वो, उसके अंदर किसी चीज़ की कमी है। पुअर माने गरीब, तो गरीब आदमी उसको कहते हैं जो गरीबी को महसूस करता है, फील करता है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे उसके पास अरबों रुपया हो। अगर उसके अंदर किसी चीज़ की कमी अखरती है तो वो गरीब होता है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे शरीर की हो कि भाई ताकत नहीं है, चाहे पारिवारिक प्रेम की हो, चाहे उसके रिलेशंस की हो, या कोई और भी किसी भी तरह की हो सकती है कि कम सुनता है, कम दिखता है, यानी उस कमी को वो पिंच होती है, उसको महसूस होती है कि यार ये मेरे अंदर बड़ी कमी है। तो उसको कहते हैं डेल्यूजन, पुअर ही इज। अब अगर इस रूब्रिक को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि डॉक्टर कैंट बहुत समझदार थे और उन्होंने बहुत ही बारीकी से इन रूब्रिक को फ्रेम किया है। तो रूब्रिक है ही इज। ही माने मेल, मेल मीन्स पुरुष, जो कर सकता है, उसमें करने का सामर्थ्य होता है, वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, चीज़ों को डोमिनेट कर सकता है, हैंडल करने की पावर होती है उसके अंदर, तो इसलिए उसको ही कहा गया। अब तो वो जब पावर होती है, अब अगर वो पावर नहीं रही है, इसलिए उसको पुअर कहा गया। जो ऑलरेडी अगर पुअर ही है, पहले से ही है, पर उसको एहसास ही नहीं है, तो उसको पुअर आप नहीं कह सकते ना। तो जैसे लेडीज हैं, मान लो वो उतनी इमोशनल साइड उनकी ज़्यादा होती है, तो उसको पुअर वाली बात नहीं आती है वहाँ पे। लेकिन वही अगर ये सोचे कि मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, ये सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, तब वहाँ पुअर आएगा। अब जो ये रोगी है हमारी, ये बार बार कह रही है कि अब मैं क्या करूँगी, इस अकेली होम्योपैथिक क्लिनिक से कैसे मैं घर का खर्चा चलाऊँगी। बच्चों की अभी शादी नहीं हुई, बच्चे सेटल्ड नहीं है, पति चले गए हैं, बैंक बैलेंस है नहीं, और फिर कैसे करूँगी। लेकिन फिर ये अपने आप को थोड़ा कभी कभी संभालती भी है, तो कहती है कि आज तक भी मैंने संभाला ही है, तो आगे भी संभाल लूँगी। लेकिन अंदर उसमें वो कॉन्फिडेंस बना नहीं रहता, ये थोड़ी देर के लिए आता है, और बाकी समय तो उसको यही लगता है कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि जो इतनी बड़ी चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊंगी। इसलिए यानी वो स्वयं को ही तो समझ रही है कि करना तो मुझे ही है, इमोशनल होकर रोते हुए एक बिस्तर में नहीं पड़ी हुई है वो, तो अपनी लगाम तो उसने खींच के रखी हुई है, पर उसमें वो रिसोर्सेज उसको नज़र नहीं आ रहे कि जितने रिसोर्सेज उस स्थिति को मैनेज करने के लिए चाहिए वो उसके अंदर है, तो वो नहीं है उसके अंदर। तो अगर उसके अंदर वो आ जाएंगे, या उसको लगने लगेगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं इन्हीं से मैं मैनेज करूंगी, तो फिर उसकी पुअर फीलिंग हट जाएगी। तो इसलिए पुअर शब्द को एक ये रिलेटिव टर्म है, ये तुलनात्मक शब्द है जो किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। तो कोई भी इंसान ना पुअर होता है ना वो रिच होता है, सिर्फ उसकी भावनाएं होती हैं।
जैसे एक साधु सन्यासी जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता तो उनको बादशाह कहा जाता था, फकीरों को हम बादशाह कहते हैं, पर अरबपति लोगों को नहीं कहते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि ये आपकी भावना से जुड़ा हुआ है। तो इसका अगला रुब्रिक है एंगर वेक्सेशंस थिंकिंग अबाउट फॉर्मर वेक्सेशंस। इसका मतलब हुआ कि वेक्सेशन उन चीज़ों को कहते हैं जो मन को बहुत ही दुखी करती हैं, जिसको हिंदी में कलेशबाजी कहते हैं। तो ऐसी कोई भी घटनाएं जिससे इसका मन दुखिया हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कहीं और दिल को दुख पहुंचाने वाली बात हो, किसी ने कुछ इसको कह दिया हो, किसी से इसने उम्मीद करी कि भाई ये काम मेरा कर दो, उसने नहीं किया तो छोटे ने इसको गाली दे दी वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के जो वेक्सेशंस हैं जब इसको याद आते रहते हैं, यानी ये उनको भूल नहीं पाता है, वो सब चीज़ें याद आती रहती हैं, तो फिर उनको सोच सोच के गुस्सा आता रहता है। यानी ये कड़वाहट धीरे एक दिन में नहीं बनती है, ये तभी होती है जब बहुत सारी घटनाएं घट चुकी होती हैं और हर घटना इंसान के मन में कुछ कड़वाहट छोड़ जाती है। तो ज़्यादातर इंसान खराब चीज़ों को याद रखता है, अच्छी चीज़ों को कम याद रखता है। तो ये जब बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक होती जाती हैं, तो एक लंबे समय के बाद उसके मन में ये घर कर जाती हैं बुरी घटनाओं की याद। तो उनको सोच सोच के बाद में गुस्सा आता रहता है। पर सीपिया उस गुस्से को उन लोगों पे निकाल नहीं पाता है, वो शक्ति इसमें नहीं होती है। इसीलिए इसको लगता है कि चीखना चाहिए, मस्ट शरीक, अकेले में चीखना चाहिए, रोना आ जाता है, फिर ये थक जाता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको लगता है रेस्ट कर लूँ, इंडिफरेंट विद आइज क्लोज होता है, फिर सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। तो ये एक छोटी सी पिक्चर इस केस के माध्यम से हमने सीपिया की समझी है। और ऐसे ही पिक्चर, ऐसा ही स्वभाव अगर किसी पुरुष का होता है, छोटे बच्चे का होता है, किसी का भी होता है, तब हम उसकी कोई भी बीमारी हो, चाहे उसको किसी भी मैट्रिया मेडिका में कभी भी उसका जिक्र ना आया हो, तब भी हम उस सीपिया से ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति में उस बीमारी को सफलतापूर्वक ठीक कर सकते हैं। तो ये दवाई देने का सही तरीका होता है मेरे अपने अनुभव के अनुसार। इसी प्रकार इस सीपिया के केस में जो ऊपर रुब्रिक मैंने बताए हैं, उनको आप अपने बुद्धि से समझने की कोशिश करें, तब आपके दिमाग में एक सीपिया की जो इमेज बनेगी कि सीपिया इस परिस्थिति में ऐसे बर्ताव करता है और इस परिस्थिति में ऐसे बर्ताव करता है। तो फिर जब मरीज आएगा तो उस वक्त आपको रिपर्टरिया खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही आपको देखते ही समझ जाओगे कि ये सीपिया का रोगी है। इसी तरह जो स्टडी करनी है दवाइयों की, हम हर मेडिसिन के बारे में इसी तरह से स्टडी करेंगे, तभी हम दवाइयों की गहनता को समझ पाएंगे। और कुछ ही क्षणों में मरीज के आते ही कुछ ही सेंटेंस जब वो बोलेगा, तो फिर हम सफलतापूर्वक उसके लिए दवाई का सटीक चुनाव कर पाएंगे। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, इसीलिए आपको भी ऐसा करने की हिदायत कहो, सुझाव कहो, वो मैं दे रहा हूँ, वो करना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा है, जितने भी ये सीपिया के वीडियो कैसेज हैं, तो हो सकता है मैं पार्ट 2 में सीपिया के इन रुब्रिकों को आपको समझाऊं, परंतु अभी के लिए इतना काफ़ी है। इससे हमें सीपिया की काफ़ी अच्छी इमेज पता लग गई है, परंतु फिर भी इन रुब्रिकों को आप अपने क्लिनिक पे अपने रिपर्टरी खोल के, डिक्शनरी खोल के इनको सूक्ष्म लेवल तक गहनता से समझने की कोशिश करें, तभी आपको ये पिक्चर समझ आएगी। धन्यवाद।